की परीक्षा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम संविधान पढ़ें, हमें कम से कम हमारे संविधान की प्रस्तावना का मतलब डेप्थ में हमें पता होना चाहिए। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है। ठीक है, तो देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है जो हर जगह हमें मिल जाएगा और हम इसे याद भी कर लेंगे, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अंदर बहुत सारे शब्द आए हैं और हर एक शब्द का अपना एक बहुत बड़ा मतलब है। अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा संविधान है वो उसका प्रतिबिंब ये हमारी प्रस्तावना है। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित की गई थी और इसको क्या बोला गया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया था। ठीक है, कई बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया, तो हम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, और इसे क्या कहा गया, एक उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। आगे चलते हैं हम। प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ NN पालकीवाला एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुए हैं ये। इन्होंने प्रस्तावना को मतलब जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है इसको क्या बोला है, संविधान का परिचय पत्र। मतलब जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, परिचय पत्र है। जैसे हम किसी का परिचय करवाते हैं ना, इसी तरीके से जो हमारी प्रस्तावना है वह हमारा क्या करवा रही है, हमारे संविधान का परिचय करवा रही है। अब आगे देखते हैं। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच दिखाई पड़ती है। इसमें संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नजर आता है। मतलब जब संविधान बनाना शुरू किया गया था तो जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे उनकी जो आकांक्षाएं थी आने वाले भारत में, उन आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब ये संविधान की प्रस्तावना हमें मतलब दिखाती है, उससे हमें वो दिखाई देता है। देखो और क्या क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान में क्या कहते हैं आपका कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
आपको इतना तो पता है कि भारत का जो संविधान है उधार का थैला है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर के दूसरे देशों के संविधान से ली है। तो हमने अपनी प्रस्तावना को कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहां से हमने क्या लिया है? अपनी प्रस्तावना की भाषा को लिया है। और हमने अपने संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया है? वो हमने अपने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब देखो, प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द है उनका क्या मतलब है, उनका क्या महत्व है, वो हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का अपना एक मतलब है। देखो, हम भारत के लोग, आप पूरा संविधान पढ़िए, आपको एक ही चीज नजर आएगी कि वहां भारत के नागरिक को क्या मतलब बताया गया है, हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य है कि भारत एक ऐसा देश है, प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्रात्मक देश है, तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अतः भारतीय जनता को जो आगे कहते हैं हम अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। क्या बोला इसमें हमने? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब कि भारतीय जनता को ये संविधान समर्पित है। ठीक है, अब आगे इसकी दूसरी जो विशेषता है, दूसरा जो शब्द है उसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि भारत के संविधान को की मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव का एक नोट है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, अब देखो, सॉवर्निटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता एक ऐसा शब्द है जो मतलब हम सब जानते भी हैं, और उसके बारे में हो सकता है कि हमें जानने के बाद भी एक बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो देखो, संप्रभुता, प्रभुता मतलब कि आप अपने मालिक खुद हैं, ये इसका शाब्दिक मतलब है। अर्थात कि कोई भी देश जब अपनी खुद की शक्ति से नियंत्रित होता है, मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य नियंत्रण नहीं है, तो वो एक संप्रभु राष्ट्र होता है। तो भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। मतलब कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, अपना खुद का आंतरिक नियंत्रण है, जिसकी अपनी एक भूभाग है और जिसकी अपनी एक जनसंख्या है। तो इस तरह से भारत एक कैसा देश है? संप्रभु देश है, जिसे कि हमने किसमें उल्लेखित किया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। अगला शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द भी बहुत मतलब कॉमन सा शब्द है, आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन इसका वही कि इसका वास्तविक मतलब क्या है? तो देखो, समाजवादी जो शब्द है वो पहले नहीं था, जब मूल रूप से प्रस्तावना बनाई गई थी तब नहीं था ये शब्द। ये शब्द 1976 में जब संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इस शब्द को जोड़ा गया है। और समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था समाज में जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करें, मतलब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। अब जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसने पूंजीवाद को भी अपनाया है,
जिसने समाजवाद को भी अपनाया। अर्थात हमारे यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके। और बाकी का समाजवाद का क्या लक्ष्य होता है? समाजवाद का लक्ष्य ये होता है कि समाज के अंदर जो हमारे संसाधन हैं वो सभी के बीच में बराबर से क्या हो, वितरित हो। मतलब समाजवाद की जो अवधारणा है ना, उसका मूल लक्ष्य ही है कि समाज के संसाधन सभी के बीच में बराबर से बांटे जाए, और इससे क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो फलीभूत होगी। ठीक है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इस तरीके से गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की जो भी असमानताएं हैं वो समाजवाद के द्वारा क्या होती हैं, खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब, वैसे तो इसको बहुत सारी जगहों पे पंथ निरपेक्षता भी बोला जाता है, लेकिन हम इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से उपयोग में लाते हैं तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कहीं पंथ निरपेक्ष वर्ड आ रहा हो तो आप पहले उसे ही यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। और अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे देश का सरकारी रूप से किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। मतलब हमारा ऑफिशियली कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ हर धर्म के व्यक्ति को, हर पंथ के व्यक्ति को रहने का अधिकार है, अपने धर्म की, अपने पंथ की उपासना करने का अधिकार है। यहाँ किसी भी प्रकार का धर्म को लेकर पक्षपात नहीं किया जाता। हर व्यक्ति, हर धर्म को मानने वाला वही अधिकारों के साथ रहता है जैसा कि दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ निवास करता है। तो देखो, ऐसे ही लिखा हुआ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। अब इसमें एक मेन बात जो है वो आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है संविधान का भाग 3। आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान के 22 भाग हैं, तो हम बात कर रहे हैं भाग 3 की। और भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में मेंशन है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक, कौन सा अनुच्छेद? 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को वहां पर क्या किया गया है? सुनिश्चित किया गया है। मतलब हर व्यक्ति को जो भारत के अंदर निवास करता है, सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को मानने की, उपासना करने की क्या है? आजादी है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में दूसरा इंपॉर्टेंट जो शब्द था वो था धर्म निरपेक्षता। आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक। ठीक है, कौन सा वो शब्द? लोकतांत्रिक। इससे तो आप सब परिचित है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ना? आज के टाइम में पूरी दुनिया में अधिकांश देशों में कौन सा शासन चलता है? लोकतांत्रिक शासन चलता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है जो आप सब जानते हैं, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जो शब्द है उसको हमने अपनी प्रस्तावना में लिखकर ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश रहेगा। अर्थात भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित होगी? जनता में निहित होगी। सरकार जो बनेगी वो जनता के द्वारा बनेगी। किसके लिए बनेगी? जनता के लिए बनेगी। ठीक है, और किसके द्वारा संचालित होगी? जनता के द्वारा संचालित होगी। और आप सब जानते हैं हम चुनावों के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, और फिर वो जनप्रतिनिधि हमारी सरकार का संचालन करते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र, भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्रात्मक देश है। और देखो, लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किस किस रूप में किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन 3 रूपों में लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। मतलब कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किसके प्रति जवाबदेह है? जनता के प्रति। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि 18 साल और 18 से बड़े हर व्यक्ति को क्या है? वोट डालने का अधिकार है। हर व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होता है। हमारी न्यायपालिकाएं कैसी हैं? स्वतंत्र है। ये सब भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं होती है। अब अगला शब्द जो है वो है आपका गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो देखो, गणतंत्र का मतलब होता है कि यदि किसी भी राष्ट्र का प्रमुख, है ना, समझ रहे हो, किसी भी राष्ट्र का प्रमुख यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाए तो वह क्या होगा? वह देश या वह राष्ट्र क्या होगा? गणतंत्र राष्ट्र होगा। अब देखो, भारत में राज्य का या राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्राध्यक्ष किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति किससे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जनता तो सीधे उसके चुनाव में भाग नहीं लेती। फिर तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा में चुने गए, जो राज्यों की विधानसभा में चुने गए, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुना जा रहा है? जनता के द्वारा चुना जा रहा है। आपने इसी समय में एक और बात बता दूं, ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन में क्या होता है? वंशानुगत, वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं। मतलब लोकतंत्र तो है लेकिन वो कैसा है? वंशानुगत है। मतलब वहां पर गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी वहां जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो कैसा होता है? वंशानुगत होता है। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रॉयल जो फैमिली है, जो शाही परिवार है, वहीं से लोग से वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको चुना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। इसलिए भारत एक कैसा राष्ट्र है? गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। अब हम आते हैं अगले शब्द की ओर जो कि भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित है और वह है न्याय। न्याय शब्द अपने आप में बहुत भारी शब्द। जब हम इसे पढ़ने बैठे हैं तो बहुत ही गहराई तक हमें जाना पड़ेगा, तब हमें न्याय समझ में आता है। लेकिन प्रस्तावना में तो हमें बड़ा छोटे से उसमें पढ़ना है। तो देखो, न्याय शब्द के 3 अलग अलग रूप इसमें समाविष्ट है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। क्या मतलब? कि जो हमारे न्याय को प्रदर्शित करने वाले या न्याय के जो 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उनको व्यवहारिक रूप में हम कैसे हासिल कर पाते हैं? या तो हमारे मौलिक अधिकारों के माध्यम से, जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, या फिर हमारे नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आप पढ़ते हैं या आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम बात करें प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ। किसका अर्थ? सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबरी का हक देना। मतलब समाज में सामाजिक स्थिति के आधार पर सबको बराबरी का हक देना, न्याय संगत समाज बनाना, ये है सामाजिक न्याय। इसी प्रकार आर्थिक न्याय का अर्थ क्या हो गया? आर्थिक न्याय का अर्थ हो गया समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का
समान वितरण हो। मतलब ऐसे नहीं कि संपत्ति बस कुछ हाथों में जाकर केंद्रित हो जाए, ऐसे नहीं, समाज के बीच में संपत्ति बराबर से वितरित होनी चाहिए। और राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या हो गया? राजनीतिक न्याय का अर्थ हो गया कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर का हक मिले। ऐसा नहीं कि आप राजनीति में नहीं जा सकते या आप राजनीति में नहीं जा सकते, सबको राजनीति में जाने का पूरा हक है। और सबसे बड़ा जो राजनीतिक हक है वो हम सबका क्या है? हमारा वोट डालने का हक। उसे तो कोई भी हमसे नहीं छीन सकता है। तो इस तरीके से भारतीय प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय की बात की जाती है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, आजादी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराता है। मतलब कि आप हर प्रकार से स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं है? नियंत्रण नहीं है। आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के कैदी बंदी नहीं हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई तानाशाही नहीं है। मतलब कोई क्या नहीं है, मतलब होते ना कि कोई तानाशाही कर रहा है आपके ऊपर, तो वो सब स्वतंत्रता के क्या है? विरोधी शब्द हैं। स्वतंत्रता का मतलब है आराम से, आजादी के साथ आप रह सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा से जो भी करना चाहें वो आप सीमाओं में रहकर, मतलब कानून की सीमाओं में रहकर, कानून के दायरे में रहकर आप कर सकते हैं। अगला शब्द है यहाँ पर समानता। समानता, समानता भी अपने आप में एक मतलब एक ही बहुत ही सामाजिक मूल्यों से भरा हुआ शब्द है। और समानता किसी भी राष्ट्र के विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धुरी होता है, क्योंकि जब तक उस देश के, उस राष्ट्र के नागरिक समान नहीं होंगे, मतलब उनके बीच में भेदभाव किया जाएगा, तो वो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो किसी भी राष्ट्र की विकास की मेन जो होती है ना धुरी, मुख्य धुरी, उसमें आता है समानता शब्द। तो समानता के बारे में हम बात करें तो समानता के बारे में ये बात आती है कि समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से। मतलब कि समाज में किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका एक नया शब्द, भाईचारा। भाईचारा, भाईचारा मतलब बंधुत्व की भावना। भारत तो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को ही अपना परिवार, पूरी वसुधा को ही अपना परिवार मानता है। तो भारत की तो ये बहुत ही एक आदर्श बातें हैं, है ना। तो भाईचारा, भाईचारा मतलब कि बंधुत्व की भावना के साथ, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए। क्योंकि देखो हम सब आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या होगा? देश की एकता को खतरा है। देश की एकता मतलब बरकरार रह ही नहीं सकती है। देश की एकता को बनाए रखना है, देश की अखंडता को बनाए रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सबको क्या है? मिलजुल कर रहना पड़ेगा, बंधुत्व की भावना के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो भाईचारा समझ में आया कि भाईचारा मतलब कि हम सब अपने देश की अखंडता को, देश की एकता को बनाए रखने के लिए कैसे रहे? मिलजुल कर रहे हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किए गए, और आगे जाकर इन्हीं शब्दों को पूरे संविधान के अंदर बहुत अच्छे से क्या किया गया है? विश्लेषित किया है, क्योंकि हमारे मूल अधिकार, हमारी नीति निर्देशक तत्व इन्हीं शब्दों पर टिके हुए। ठीक है, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है
भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किए गए। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जब भी संविधान में कुछ चेंज करना हो तो संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो देखो, संशोधन की बात अब कर रहे हैं, किसकी, प्रस्तावना की संशोधन की। तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, जिसे पता है एक लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत कुछ बदला गया। तो प्रस्तावना में भी बदलाव हुए थे। तो ये संविधान हुआ कब था, संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, है ना। कौन 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए इसमें? एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया इसमें, अखंडता। आपको ऐसे की ऐसे याद रखना है, क्या, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। और ये प्रश्न मैंने बहुत बार बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखा है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये जोड़े गए हैं। अब आगे मैं प्रस्तावना को आगे लेकर जाती हूँ और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, महत्वपूर्ण एक भाग है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने प्रस्तावना के संशोधन के बारे में क्या कहा है। तो देखो, संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। एक केस था बेरूबरी यूनियन के मामला, उनके मामले में केस था, मतलब एक केस की सुनवाई हो रही थी, 1960 की बात है। तब सुप्रीम कोर्ट ने, कितने की बात है, 1960, कौन सा मामला केस था, बेरूबरी यूनियन केस। तो इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी ये कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कब, 1960 में, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह स्वीकार किया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई भी शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, होता है ना कई बार कि एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल रहे होते हैं, या फिर वो चीज बहुत अच्छे से हमें समझ में नहीं आ रही होती है, तो फिर उस समय प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा है ये, कि यदि संविधान के अंदर कोई शब्द हमें समझ नहीं आ रहा है या एक से ज्यादा उसके मतलब निकलते हैं, तो फिर जो प्रस्तावना है उसे क्या माना जाएगा, उसे मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, अब एक केस था केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल। ये बहुत बड़ा एक, मतलब हम बात करें यदि अपने बहुत पिछले कई सारे मुकदमों की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा था केशवानंद भारती मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहले वाला फैसला था, है ना, उसको ही पलट दिया और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। क्या कि पहले उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में उन्होंने क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत
संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि यदि आप संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन होता है तो फिर उसे माना नहीं जाएगा। मतलब संविधान के मूल ढांचे में किसी भी संशोधन से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए केशवानंद भारती मामला है, ये जो मुकदमा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमों में इसकी गिनती होती है, इसे माना जाता है। ठीक है, आगे फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है ना। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो हमने यहाँ पर क्या करे, थोड़े से डिस्कस करे, समझने की इसमें कोशिश करी। ठीक है, और इस तरीके से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी उपलब्ध हुई होगी। धन्यवाद।